Good morning, all of you. Myself, Dr. Rajkumar Berwa, Assistant Professor in Political Science, SPNKS, Government PG College, दौसा। आज हम एक नए टॉपिक के सामने लेकर आपसे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है साम्यवादी गुट का बिखराव, कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। साम्यवादी गुट, जैसे कि हमने आपको बताया कि रूस के अंदर जो 1917 की जो क्रांति होती है लेनिन के नेतृत्व में, उस क्रांति में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और इस साम्यवादी व्यवस्था ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। मगर द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को बहुत हानि उठानी पड़ी, जन हानि, सैनिकों की हानि, आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। मगर सोवियत संघ ने इस हानि को भुनाते हुए अपनी शक्ति को मजबूत किया और पूरे विश्व के अंदर अधिकांश देशों में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया। साम्यवादी विचारधारा का प्रसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें एक एक कर पूर्वी यूरोप के राज्यों को साम्यवादी शासन के ढांचे में ढालने का प्रयास सोवियत संघ के द्वारा किया गया। पूर्वी यूरोप के देश कौन कौन से हैं? यहाँ पूर्वी यूरोप से तात्पर्य जो उत्तर में स्टेटिन से लेकर दक्षिण में ट्रिस्टिया तक फैला हुए हैं। इस क्षेत्र के सीमांत में फिनलैंड है, सोवियत संघ और तुर्की सीमांतों से मिलते हैं। पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया के राज्य इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं पूर्वी यूरोप के अंतर्गत। पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ के पिछलगू सैटेलाइट देशों के नाम से भी पुकारा जाता है। पूर्वी यूरोप के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवियत संघ ने उल्लेखनीय योगदान दिया। स्टालिन का यह विश्वास था कि सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित पूर्वी यूरोपीय राज्यों में रूस के प्रति सद्भावना व मैत्री रखने वाली सरकार स्थापित की जाए, ताकि उसकी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रह सके। इसलिए जिस समय युद्ध बंद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रूसी लाल सेनाएं मध्य यूरोप तक अपना अधिकार किए बैठी थी। पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दासता से उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने ही जर्मनी के विरुद्ध लड़े जाने वाले छापामार संघर्षों का नेतृत्व किया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद ये पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियतकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सोवियत सेनाओं ने जिन क्षेत्रों को मुक्त कराया था, वहां उन्होंने मजदूर वर्ग को सत्ता पर अधिकार स्थापित करने में सहायता की थी, ताकि स्थिति के सामान्य होने पर वहां क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके। पूर्वी यूरोप में सोवियतीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से व्यक्त की गई। पोलैंड में 1945 में, जनवरी 1947 में पोलैंड में आम चुनाव हुए और वहाँ साम्यवादी जो गुट था उसको भारी बहुमत मिला। इसी प्रकार मार्च 1945 को सोवियत संघ के निर्देश पर रोमानिया में भी साम्यवादी सरकार का निर्माण होता है। याल्टा में स्टालिन द्वारा जो आश्वासनों के फलस्वरूप नवंबर 1945 में बल्गारिया में आम चुनाव हुए और वहाँ पे भी साम्यवादी गुट को बहुमत मिला। इसी प्रकार फरवरी 1946 में हंगरी में राजतंत्र समाप्त होकर गणतंत्र की स्थापना होती है।
और जून 1947 में वहाँ पे प्रजातांत्रिक समाजवादी दल सत्ता में आता है। इसी प्रकार यूगोस्लाविया साम्य में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। चेकोस्लाविया में मई 1946 के चुनाव में साम्यवादी गुट को बहुमत मिला। इसकी प्रकार जनवरी 1946 में अल्बानिया में भी आम चुनाव हुए हैं और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनी। इसी प्रकार पूरी यूरोप के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार के शासन तंत्र स्थापित हुए तो निश्चित ही सोवियत संघ के समर्थक थे। अब जो साम्यवादी जो गुट की जो सुदृढ़ता है उसके लिए सैनिक और आर्थिक एकीकरण पर बल दिया गया। इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए, जिसमें सबसे पहला जो प्रयास था वो था कि वार्सा एक्ट या पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन, भाई कैसे साम्यवादी जो गुट था उसको मजबूत बनाया जाए। जो सोवियत संघ है और उसके जितने भी सैटेलाइट देश हैं वो किस प्रकार से अपने आप को मजबूत रखे, अपने गुट को, साम्यवादी विचारधारा वाले गुट को। इसके लिए उन्होंने वार्सा पैक्ट और पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन का सबसे पहले निर्माण करा। वो इसका जन्म होता है 9 मई 1955 को, जब जर्मनी नाटो का सदस्य बना, पश्चिमी जर्मनी। तो पश्चिमी उन्होंने पुनः जर्मनी का सशस्त्रीकरण कर दिया। तो साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन 11 से 14 मई 1955 को वार्सा में बुलाया गया। इस सम्मेलन में सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के 7 देश कौन कौन से, अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड तथा रोमानिया ने भाग लिया। तो 14 मई 1955 को सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने मित्रता में पारस्परिक सहयोग की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूरी यूरोपीय संधि संगठन अथवा वार्सा संधि कहते हैं। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की पद्धति के स्थापित करने पर बल दिया गया और ये कहा गया कि पश्चिमी यूरोप के संधि के निर्माण से तथा पश्चिमी जर्मनी के पुनः सशस्त्रीकरण से ये आवश्यक हो गया है कि वे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें और यूरोप में शांति स्थापित करें। तो ये पहला एक समझौता था जिसके माध्यम से यूरोप, ये जो साम्यवादी जो गुट था उसने अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास किया। दूसरा, इन्होंने पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद बनाई, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस इसमें का। तो इसमें इस संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई। इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें बल्गारिया है, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, चेकोस्लाविया है तथा सोवियत संघ थे। इस संगठन में सभी राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और इसके अंतर्गत इसके जो सदस्य देश थे उनके बीच आर्थिक क्षेत्र में बहुत सहयोग हुआ और इस सहयोग से सभी सदस्य लाभान्वित भी हुए। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन था जिसमें 8 समाजवादी देश सम्मिलित थे। एक लास्ट थर्ड आता है कॉमन फोरम, कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इस संगठन के माध्यम से भी साम्यवादी विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास इन देशों के द्वारा किया गया, कॉमन फोरम। सितंबर 1947 में सोवियत संघ, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस और इटली के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि पोलैंड की राजधानी वार्सा में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बेलग्रेड में एक साम्यवादी सूचना कार्यालय खोलने का निश्चय किया। कॉमन फोरम का उद्देश्य यूरोप में सामान्य साम्यवादी
नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना था। यह पूरी तरह सोवियत संघ के नियंत्रण में था। कॉमन फोरम के माध्यम से पूर्वी यूरोपीय राज्यों की साम्यवादी सरकारों को संगठित करने और उन्हें साम्यवादी कार्य पद्धति में दीक्षित करने में स्टालिन के उन्होंने पर्यायी सफलता मिली। काफ़ी संख्या में बड़े रूसी इंजीनियर, तकनीक कर्मचारी और सेना प्रशिक्षक उन देशों के पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिए भेजे गए। अब साम्यवादी जो गुट है उसका किस प्रकार से अवसान होता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो धीरे धीरे अगर हम बात करें, अब अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आता है और 1989 से 90 के वर्षों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी निरंकुशता से एक एक करके मुक्त होते गए। संपूर्ण जो कम्युनिज्म था, सारा का सारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद अब इतिहास मतलब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। सर्वहारा की तानाशाही, जन लोकतंत्र, अनंत क्रांति में राज्य की शाश्वत भूमिका जैसे लेनिन के मौलिक सिद्धांतों को अब पेरोस्त्रिका यानी पुनर्गठन ने धराशायी कर दिया। अब यूरोप में सोवियत संघ नाम मात्र का रहा और 1989-90 की में के अंतर्गत हम देखते हैं और इसके अंतर्गत धीरे धीरे जितने भी साम्यवादी देश थे उनमें कम्युनिस्ट विचारधारा का डिक्लाइन होता है और विशेषकर पूर्वी यूरोप में अगर हम बात करें साम्यवाद के अवसान की, तो धीरे धीरे हंगरी हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, पूर्वी जर्मनी हो और चेकोस्लाविया हो, बल्गारिया हो, इसी प्रकार बर्लिन की जो दीवार उसको ढहा दिया गया, जर्मनी का एकीकरण हुआ और इस प्रकार से साम्यवादी जो विचारधारा है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। अब सोवियत संघ का स्वयं का भी विघटन हो गया। अगर सोवियत संघ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश था, यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में फैला हुआ था। इस देश का जो विस्तार है वो बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर तक और उत्तर से दक्षिण तक काफी बड़ा था। सोवियत संघ की सीमाओं में करीबन 15 संघीय गणराज्य, 20 स्वायत्तशासी गणतंत्र तथा 8 स्वायत्तशासी क्षेत्र सम्मिलित थे। सोवियत संघ और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के पतन का आरंभ तो 19 अगस्त 1991 के असफल षड्यंत्र से ही हो गया था, पर इसका ठोस प्रमाण दिसंबर 1991 में मिला, जब गोर्बाचोव और बोरिस येल्त्सिन ने एक समझौते द्वारा सोवियत संघ के सभी केंद्रीय संस्थाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। गोर्बाचोव ने पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया, इसकी केंद्रीय समिति को भंग कर दिया गया और पार्टी की जितनी भी जमीन थी उसका एकीकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कर दिया गया तथा उसके गणतंत्र स्वतंत्र हो गए। सोवियत संघ में अलगाववाद की खुली लहर की वजह से गोर्बाचोव की वजह थी, वो सबसे महत्वपूर्ण जो वजह थी वो थी गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियां। इसके साथ ही पूर्वी यूरोप में हुई राजनीतिक उथल पुथल को भी मान सकते हैं साम्यवादी पतन का कारण। सोवियत संघ की अल्पसंख्यक जातियां पूछती थी कि यदि चेकोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और हंगरी के लोग रूसी जुए को तार फेंक सकते हैं तो हम क्यों नहीं तार फेंक सकते। इसी प्रकार इसी कड़ी के अंदर वार्सा संधि को भी भंग कर दिया गया। 1955 में जो वार्सा पैक्ट हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर किए थे, ये सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 राष्ट्रीय सैनिक गठबंधन था। इस संधि की भूमिका में यूरोप सामूहिक सुरक्षा पद्धति को स्थापित पर बल दिया गया था, मगर शीत युद्ध के अंत के साथ ही वार्सा पैक्ट की समाप्ति हो गई
और 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को समझौते को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही यूगोस्लाविया का भी विघटन हुआ। यूगोस्लाविया निर्गुट आंदोलन के संस्थापक राज्यों में से एक है। यूगोस्लाविया के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो, जिसने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के साथ मिलकर निर्गुट आंदोलन को जन्म दिया था। तीनों ने मिलकर 1989 से 92 में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति भी इस आंदोलन के अध्यक्ष रहे हैं। वे शीत युद्ध के काल में पूर्वी यूरोप के राज्यों में यूगोस्लाविया एकमात्र उदारवादी राष्ट्र रहा है। वह सोवियत संघ के गुट से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहता था और साथ ही यूगोस्लाविया के आंतरिक झगड़े, जाति विवाद, इन सभी की वजह से यूगोस्लाविया में 1946 में 6 गणराज्यों में विभाजित हो गया यूगोस्लाविया, जिसमें सर्बिया है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, मैसेडोनिया है, मोंटेनिग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना है। ये संघीय गणराज्य घोषित कर दिए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में कारण रहे हैं, जिनकी वजह से 45 वर्षीय जो साम्यवादी शासन के बाद 1990-91 में ये देश लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुए और यहाँ 1990 के बाद के विद्रोह के बाद संघीय गणराज्य बन गए। राष्ट्रवाद की आंधी ने साम्यवाद को ध्वस्त कर दिया और यूगोस्लाविया को विघटित कर दिया। 1991 में विघटित यूगोस्लाविया के राष्ट्रों को मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार धीरे ये सब चीजें, इन सब की वजह से बदलते वैश्विक परिदृश्य में साम्यवादी गुट का विखराव हो गया, स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया, यूगोस्लाविया का विघटन हो गया और धीरे धीरे वैश्विक परिदृश्य बदलने लगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्विक परिदृश्य ने, वैश्विक घटनाओं ने, फिनोमिना ने इस साम्यवादी गुट का विखराव को गुट को विखराव करने को मजबूर कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।